नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर सिंह। जैसे कि हम लोगों को पता है कि आज यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर था। यूपीएससी मतलब आईएएस का पेपर था। तो हम लोगों ने सोचा कि आईएएस पॉइंट की तरफ से आपके प्रश्नों के हल को क्रम से आप तक पहुंचाया जाए। अभी तक 50 प्रश्नों के हल आप तक पहुंचाए जा चुके हैं। मैं 51 से 75 तक प्रश्नों के हल को आप तक पहुंचाऊंगा, जिसको देखकर आप अपने प्रश्नों से मिला सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हैं और कितने प्रश्नों में सुधार की ज़रूरत है आपकी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 51 से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 4 कथन दिए हैं। आधार मेटाडेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता है, पहला था। दूसरा है, राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। तीसरा है, आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। चौथा है, आधार भारत की संचय नीति से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। अब देखते हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। पहला है केवल 1 और 4, दूसरा है केवल 2 और 4, तीसरा है केवल 3, चौथा है केवल 1, 2 और 3। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है, इसको हम देखते हैं। इसमें चौथा विकल्प सही है, जिसमें है केवल 1, 2 और 3। मतलब आधार मेटा डेटा के 3 महीने से ये भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। इसलिए आपका विकल्प 4 मतलब विकल्प डी सही है। 51 नंबर क्वेश्चन का विकल्प डी सही है। आप भी अपने से मिला लीजिए। अब आते हैं 52 नंबर पर। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? विकल्प है नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, पहला। दूसरा है संविधान में संशोधन करने के विषय में। तीसरा है सरकार को हटाने के विषय में। चौथा है कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। इसका सही उत्तर होगा राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय के क्षेत्र में। तो चौथा विकल्प सही है। आप अपने से मिला लीजिए, चौथा विकल्प सही है। 52 क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 53वें क्वेश्चन पर। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, MPLADS निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में ही प्रयुक्त हो सकती हैं। दूसरा कथन है, प्रत्येक सांसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति या जनजाति जनसंख्या के लाभार्थ प्रयुक्त होना आवश्यक है। तीसरा कथन है, MPLADS निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जा सकता है। चौथा कथन है, कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। अब इसके विकल्प हैं, जो पहला विकल्प है केवल 1 और 2, दूसरा विकल्प है केवल 3 और 4, तीसरा विकल्प है केवल 1, 2 और 3 और चौथा विकल्प है केवल 1, 2 और 4। इसमें से आपका विकल्प नंबर 4 सही है। इसमें कथन 1, 2 और 4, कथन 1, 2 और 4 इस प्रश्न से संबंधित हैं। मतलब आपका चौथा विकल्प सही है। आप मिला लीजिए, चौथा आंसर आपका सही है। अब आते हैं 54 नंबर पर। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विवेचन के विरुद्ध संरक्षण सम्मिष्ट है? अब इसमें से 4 विकल्प हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार विकल्प ए, विकल्प बी है स्वतंत्रता का अधिकार, विकल्प सी है संवैधानिक उपचार का अधिकार, विकल्प 4 है समता का अधिकार। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा समता का अधिकार। चौथा विकल्प सही है। अस्पृश्यता के रूप में विवेचन के कारण चौथा उत्तर सही है, समता का अधिकार। आप उन्हें मिला लीजिए। 55 नंबर क्वेश्चन। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? विकल्प नंबर ए है संविधान की उद्देशिका द्वारा, विकल्प नंबर बी है राज्य की नीति निषेध तत्व द्वारा, विकल्प नंबर सी है 7वीं अनुसूची द्वारा और विकल्प नंबर 4 परंपरागत व्यवहार द्वारा। अगर आपको पता है तो इसका उत्तर कमेंट में दीजिए, और नहीं तो मैं बता ही रहा हूँ। तो इसका उत्तर, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित होता है? इसका उत्तर है सी विकल्प, 7वीं अनुसूची द्वारा व्यादेशित होता है। बाकी तीनों उत्तर गलत हैं। बाकी तीनों विकल्प के उत्तर जो भी होगा वो गलत है। इसका सी विकल्प सही होगा। आप मिला लीजिए। अब आते हैं 56 नंबर पर। वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण,
द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें 4 विकल्प हैं। आप चारों विकल्प को देखिए। पहला विकल्प है चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण। दूसरा विकल्प है भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 तथा अनुच्छेद 110 के भाग 1 के कारण। तीसरा विकल्प है भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के कारण। चौथा विकल्प है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। इस क्वेश्चन का आंसर होगा तीसरा विकल्प, भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के कारण। वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उनके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत कर सकता है। आपका तीसरा उत्तर सही है। बाकी तीनों उत्तर हैं। आप इसमें सुधार कर सकते हैं अगली परीक्षा में। और जो लोग अभी इसकी तैयारी कर रहे हैं, अगली परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को देखकर या इस पेपर को देखकर अगली परीक्षा की तैयारी में अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो इसका पेपर दे चुके हैं, अगर उनका गलत उत्तर आता है तो उससे निराश ना हो। वो अगले दोबारा परीक्षा देने के लिए फिर से तैयारी करें, बहुत अच्छे से तैयारी करें। उनका अगली बार निश्चित होगा। अब आते हैं 57 नंबर के क्वेश्चन पर। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। विकल्प ए है विधानमंडल द्वारा सरकार, विकल्प बी है लोकप्रिय सरकार, विकल्प सी है बहुदलीय सरकार, विकल्प डी है सीमित सरकार। तो इसका कौन सा सही होगा? तो इसमें सही होगा विधानमंडल द्वारा सरकार। विधानमंडल द्वारा सरकार संवैधानिक सरकार का अर्थ है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है या करते हैं? इसमें है 3 दिए गए हैं। पहला है उद्देशिका, दूसरा है राज्य के नीति निदेशक तत्व, तीसरा है मूल कर्तव्य। ये 3 कथन हैं। अब इन तीनों कथनों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। पहला है केवल 1 और 2, दूसरा है केवल 2, तीसरा विकल्प है केवल 1 और 3 और चौथा विकल्प है केवल 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल 1 और 2। मतलब उद्देशिका और राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं वो मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा करते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 59। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विस अथॉरिटीज निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? तो इसमें 4 प्रकार के नागरिक दिए गए हैं। पहला है 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति का, दूसरा है 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, तीसरा है 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के सदस्यों को, चौथा है सभी वरिष्ठ नागरिकों को। अब इसमें दिया गया है नीचे दिए गए कथनों का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। पहला विकल्प है केवल 1 और 2, दूसरा विकल्प है केवल 3 और 4, तीसरा विकल्प है केवल 2 और 3, चौथा विकल्प है केवल 1 और 4। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, मतलब बी, केवल 3 और 4। मतलब 3 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य को और सभी वरिष्ठ नागरिकों को भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। तो 59 नंबर के क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका विकल्प नंबर बी, केवल 3 और 4। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर 60 नंबर के। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संगठन, दूसरे साइड है विषय। तो पहला है अल्मा आटा घोषणा, इसके सामने है लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल। दूसरा है हेग समझौता, इसका है जैविक एवं रासायनिक शास्त्र। तीसरा है तलानोवा संवाद, इसके सामने है वैश्विक जलवायु परिवर्तन। चौथा है अंडर 2 गठबंधन बाल अधिकार। तो इसमें से कौन सा युग्म सही है, मतलब किसके सामने कौन सा सही है? इसमें विकल्प दिया गया है, उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो पहला विकल्प है केवल 1 और 2, दूसरा विकल्प है केवल 4, तीसरा विकल्प है केवल 1 और 3, चौथा विकल्प है केवल 2, 3 और 4। तो 60 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प ए। जिसका विकल्प ए सही है उसका आंसर सही है। इसमें केवल 1 और 2 सही है। मतलब अल्मा आटा घोषणा लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करता है, दूसरा हेग समझौता जैविक एवं रासायनिक शस्त्र का निगरानी करता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है औरंग, इसके सामने है राजकोष का प्रभारी। दूसरा है बेनियान, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट। तीसरा है मिरासिदार, राज्य का नामित राजस्वदाता। अब उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, मतलब कौन सा युग्म सही है? इसमें विकल्प ए दिया गया है केवल 1 और 2,
विकल्प बी दिया गया है केवल 2 और 3, विकल्प सी दिया गया है केवल 3, विकल्प डी दिया गया है 1, 2 और 3। तो इसमें से कौन सा उत्तर आपका होगा? अगर आपको पता है तो आप उत्तर कमेंट में दीजिए, अगर नहीं पता है तो मैं तो बता ही रहा हूँ। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प केवल 1 और 2। तो औरंग राजकोष का प्रभारी ये सही है, दूसरा बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का सरकारी भारतीय एजेंट ये सही है, तीसरा गलत है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है। दूसरा है लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। तीसरा कथन महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं और कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, मतलब कौन से कथन सही हैं। पहला विकल्प है केवल 1 और 2, दूसरा विकल्प है केवल 2 और 3, तीसरा विकल्प है केवल 3 और चौथा विकल्प है केवल नहीं मतलब तीनों 1, 2 और 3। तो 62 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर सी, मतलब केवल 3। इसमें से महासांघिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, ये विकल्प सही है, केवल नंबर 3। तो आपका अगर एक क्वेश्चन सही है तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट और अच्छी चीज़, अगर गलत है तो आप अगली परीक्षा में सुधार कर सकते हैं, निराश मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव को सही व्याख्या करता है। पहला विकल्प है भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। दूसरा विकल्प है भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था। तीसरा विकल्प है देश के अनेक भागों में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। चौथा ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। अगर आपको उत्तर पता है तो उत्तर तुरंत कमेंट में दीजिए, अगर नहीं पता है तो फिर आगे देखिए, हम बता रहे हैं आपको। तो इसका उत्तर बी सही है, भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था। मतलब औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर वस्त्र उद्योग में मशीनों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था, मतलब बहुत बड़ी संख्या में मशीन प्रवेश की थी। बाकी तीनों आंसर गलत हैं, तीनों विकल्प गलत हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, 64 नंबर। भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। दूसरा है महेंद्र वर्मन फर्स्ट के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। तीसरा है परांतक प्रथम द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। चौथा है गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। अब कह रहा है कि उपयुक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ कर सही कालानुक्रम क्या है। अब इन चारों कथनों का मतलब चारों घटनाओं का काल के हिसाब से कौन पहले हुआ उसी के हिसाब से आप बताइए। तो इसमें विकल्प 1 दिया गया है, विकल्प ए में है 2, 1, 4, 3, मतलब महेंद्र वर्मन पहले, उसके बाद राजा भोज, उसके बाद गोपाल, उसके बाद परांतक। विकल्प बी में है 3, 1, 4, 2, विकल्प सी में है 2, 4, 1, 3, विकल्प डी में है 3, 4, 1, 2। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, मतलब 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 से मतलब पहले परांतक प्रथम था, उसके बाद गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना की गई, उसके बाद राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय हुआ, उसके बाद महेंद्र वर्मन प्रथम के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना हुई। आपका चौथा विकल्प डी सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप का परिभाषा बताता है। पहला विकल्प है राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श। दूसरा विकल्प है प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही। तीसरा है विनिमय पत्र। चौथा है सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। अगर आपको उत्तर पता है तो बताइए, अगर नहीं पता है तो हम तो बता ही रहे हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। ये हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है। क्या बताता है? सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश, विकल्प डी। अब है अगला 66 नंबर। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई शाखाराम गणेश देवकर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। दूसरा कथन है इस पुस्तक ने स्वदेशी नुक्कड़ नाटकों तथा लोकगीतों को प्रेरित किया। तीसरा कथन है देवस्कर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशेष संदर्भ में किया गया था। अब दिया गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3, मतलब कौन कौन से कथन सही हैं इस उत्तर के लिए। तो 66 नंबर के उत्तर के लिए विकल्प सी सही है, मतलब इसके केवल 1 और 3 कथन सही हैं। केवल 1 और 3 कथन से तात्पर्य है इस पुस्तक ने औपनिवेशिक राज्य द्वारा मस्तिष्क की सम्मोहक विजय के विरोध में चेतावनी दी। और तीसरा देशकर द्वारा देश शब्द का प्रयोग बंगाल क्षेत्र के विशेष संदर्भ में किया गया था।
1 और 3, कथन 1 और 3 सही है, मतलब विकल्प सी सही है। अब आते हैं 67 नंबर पर। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था? पहला है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित किया गया। दूसरा, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। तीसरा है पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति। चौथा है केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। अब दिया गया है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इन चारों कथनों में से कौन सा कथन सही है, या कौन 2 कथन सही है, कौन 3 कथन सही है 67 नंबर के क्वेश्चन में? तो इसके सही विकल्प है विकल्प नंबर डी। इसके केवल 2, 3 और 4, मतलब 2 कथन, कथन नंबर 2 असहयोग आंदोलन, कथन नंबर 3 पुलिस की ज्यादती, कथन नंबर 4 केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। ये तीनों सही है, मतलब विकल्प नंबर डी आपका सही है। अगर आपका विकल्प डी है तो आपका क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका निटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? पहला विकल्प है गोपाल बाबा बावलंकर, दूसरा ज्योतिबा फूले, तीसरा है मोहनदास करमचंद गांधी, चौथा है भीमराव रामजी अम्बेडकर। इसका सही उत्तर है आपके लिए क्या सबके लिए? ज्योतिबा फूले। 68 बी, ज्योतिबा फूले अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक जिसके द्वारा प्रकाशित की गई है, यह है ज्योतिबा फूले। विकल्प भी सही है। अगला है 69 नंबर। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्ल्यावाप तथा द्रोणावाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? पहला विकल्प है भूमाप, दूसरा विकल्प है विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के, तीसरा विकल्प है नगर के भूमि का वर्गीकरण, और चौथा है धार्मिक अनुष्ठान। तो अगर आपका उसका उत्तर सही है, मतलब आपको मालूम है, तो उत्तर कमेंट में बता दीजिए। इसका सही उत्तर है भूमाप, विकल्प नंबर ए सही है, बाकी तीनों विकल्प गलत हैं। द्रोणावाप और कुल्ल्यावाप भूमाप से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? यह है कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने के दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपित अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। मतलब कौन से शासक ने इसको कहा है? पहला है विकल्प अशोक, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है हर्षवर्धन, चौथा है कृष्णदेवराय। तो आपके समझ से या आपके उत्तर की समझ से कौन सा विकल्प सही है? इसका सही विकल्प है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने कहा कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमान्वित करने के दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण संप्रदाय को निंदा करता है, वह अपित अपने संप्रदाय गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। इसमें डी नंबर सही है। अधिकतर लोग अशोक को लगा कर आए होंगे, लेकिन डी सही है, कृष्णदेवराय आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें विकल्प ए संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, विकल्प बी सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, विकल्प 3 सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है, विकल्प डी सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। ये लगभग 2-3 विकल्प ऐसे मिल रहे हैं कि लगभग सही दिख रहे हैं, लेकिन इसमें एकदम सटीक विकल्प आपको खोजना है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें सी नंबर सही है, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और इसके द्वारा ही हटाई जा सकती है। विकल्प नंबर सी सही है। आपको लगेगा कि सरकार विकल्प बी भी सही लग रहा होगा और विकल्प ए भी, लेकिन आपका विकल्प नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन 72 नंबर। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? राज्य के नीति निषेध तत्व विकल्प ए, दूसरा है मूल अधिकार, तीसरा उद्देशिका, चौथा है 7वीं अनुसूची। इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो आपको विकल्प नंबर सी सही है, उद्देशिका। भारत के संविधान का उद्देशिका भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है, बाकी तीनों गलत हैं। आपका उद्देशिका सही है। अगर आप सी पर लगाए हैं तो आपका क्वेश्चन सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर 73 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों द्वारा तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। दूसरा कथन है भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए है केवल 1, विकल्प बी है केवल 2 और विकल्प सी है 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों, विकल्प डी है ना तो 1 ना ही 2। तो आपके हिसाब से इसमें कौन सा उत्तर सही है? आप कमेंट में जल्दी से बताइए। इसमें सही है विकल्प ए केवल 1, मतलब पहला कथन सही है, बाकी दूसरा कथन गलत है।
तो अगर आप ए पे लगा के आए हैं तो आपका क्वेश्चन सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 74, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमत पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला विकल्प है एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज का, दूसरा है वर्ग संघर्ष, तीसरा है निजी संपत्ति की समाप्ति, चौथा है आर्थिक नियतिवाद। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो कौन सा मतलब कॉमन है दोनों चीज़ें, कौन सा सिद्धांत गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच में कॉमन है? तो विकल्प नंबर 3 सही है, निजी संपत्ति की समाप्ति, यही दोनों में पाया जाता है। बाकी तीनों अलग अलग चीज़ें हैं और इसमें नहीं पाया जाता है, एक में पाया जाएगा तो एक में नहीं पाया जाएगा। निजी संपत्ति की समाप्ति ये दोनों में पाया जाएगा, इसलिए आपका विकल्प सी सही है। आप 74 नंबर क्वेश्चन पर सी को अगर लगाए हैं तो आपका क्वेश्चन सही है। अब आते हैं 75 नंबर पर। भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? पहला विकल्प है संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण, दूसरा है संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण, तीसरा है राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ करने वाला अभिकरण, चौथा है लोकनीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें विकल्प सी सही है, राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ करने वाला अभिकरण। इस विकल्प सी सही है। अगर 75 नंबर पर आप विकल्प सी लगाए हैं तो आपका उत्तर सही है, बाकी तीनों विकल्प गलत हैं। तो इस प्रकार आप मेरे द्वारा 25 क्वेश्चन को अपने प्रश्नों से मिला सकते हैं। ये IAS पॉइंट की तरफ से, IAS पॉइंट की टीम की तरफ से आप लोगों के लिए सुविधा देने के लिए कि आप लोगों को बाहर कहीं क्वेश्चन ढूंढना न पड़े, इसलिए हम लोगों ने IAS पॉइंट की तरफ से आपके लिए आपके प्रश्नों का हल लेकर आया। अगर आपके कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं तो आप अगली परीक्षा के लिए ध्यान में रखकर तैयारी कीजिए, अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है। और जो लोग नए हैं वो भी इसी क्वेश्चन के हिसाब से आगामी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो से कुछ भी अगर वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपके उन दोस्तों के लिए भी भेजिए जो परीक्षा देकर आए हैं या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको तुरंत भेजिए और वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।